नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर लोक में आप सभी का स्वागत है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत चीन की सेना के बीच हाल में हुई झड़प का मुद्दा हो, असम में सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिए चलाया गया अभियान हो, या फिर मेघालय की पारंपरिक पोशाक का तृणमूल कांग्रेस के नेता की ओर से उड़ाया गया मजाक हो, या फिर नागालैंड में पूर्वी नागालैंड को अलग राज्य बनाने की मांग की बात हो, या फिर असम और अरुणाचल के बीच सीमा मुद्दे पर वार्ता हो, या फिर मिजोरम सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो, या फिर त्रिपुरा और मेघालय में बढ़ती राजनीतिक सरगर्मी की बात हो, आज के कार्यक्रम में हम आपको राज्यवार विस्तार से इस सप्ताह का घटनाक्रम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं पूर्वोत्तर से इस सप्ताह की सबसे बड़ी खबर पर। खासी पोशाक पर तृणमूल कांग्रेस के नेता कीर्ति आजाद की अपमानजनक टिप्पणी ने पूर्वोत्तर में विवाद खड़ा कर दिया है। पूर्वोत्तर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसकी निंदा की है। वहीं पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने कहा है कि वह पोशाक का अपमान नहीं कर रहे थे, बल्कि प्रधानमंत्री के फैशन स्टेटमेंट पर टिप्पणी कर रहे थे। हम आपको बता दें कि कीर्ति आजाद ने अपने ट्विटर पेज पर 18 दिसंबर को शिलांग में एक जनसभा के दौरान पारंपरिक खासी पोशाक जिम्फोंग पहने प्रधानमंत्री मोदी की और उसी तरह की पोशाक पहने एक महिला की तस्वीरें साझा की थी। साथ में 2 पंक्तियां हिंदी में लिखी थी, जिससे विवाद खड़ा हो गया। हालांकि बाद में उन्होंने ट्वीट को हटा दिया था। मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने कीर्ति आजाद की टिप्पणी की निंदा की और माफी की मांग की। The particular tweet that was given by one TMC leader regarding the traditional wear that the Honorable Prime Minister was wearing, which is a Khasi traditional dress, and it is really unfortunate that the TMC leader has made such a statement which is very insulting to the people of our state, and especially to the Khasi tribe and the people of our state. This is a very insensitive statement that has been made, and the concerned political party must apologize for insulting our people and our culture, and the leaders of this political party in the state also must apologize, and the individual who has made this statement must apologize for this kind of insulting statement that he has made against the people of our state and against the culture of our people. Political party do not know how to respect the people of Northeast. They want to expand to Northeast. They want to have vote of Northeast, but they do not want to respect the culture. So this mindset is very dangerous. It is nothing to do about tweet. This mindset is very dangerous. All along I have said there are certain people, you hate Narendra Modi, but you also, because Narendra Modi is Prime Minister, you have started hating your army, you have started hating your institution, you have started hating your culture. That is wrong. I think you should not go to that extent. After all, people of Northeast after 2014, first time they are feeling comfortable, they are feeling reassured that there is a Prime Minister who respects us, who adore us, who love us. People like Kirti Azad should not spoil that moment. People like Kirti Azad should not spoil that sentiment. It is against the concept of India. उधर असम से आई खबरों की बात करें तो इस सप्ताह विधानसभा सत्र के दौरान काफी राजनीतिक गहमागहमी देखने को मिली। इस बीच राज्य सरकार ने विधानसभा में जानकारी दी है कि असम में 3000 से अधिक स्कूलों में लड़कों के लिए उचित शौचालय की सुविधा नहीं है, जबकि 1600 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में छात्राओं के लिए ऐसी सुविधाओं की कमी है। शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने कहा है कि 1100 से अधिक स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और 1000 से अधिक में बिजली कनेक्शन नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि 2900 स्कूल एकल शिक्षकों यानी एकमात्र शिक्षक द्वारा चलाए जा रहे हैं, जबकि लगभग 4800 शैक्षणिक संस्थानों में कोई विभाजन दीवार नहीं है और वे एक ही कमरे में संचालित होते हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच क्षेत्रीय समिति स्तर की सीमा वार्ता के तीसरे दौर में अंतर्राज्यीय सीमा से जुड़े कुछ मुद्दों को सुलझाने में सफलता मिली है। दोनों राज्यों के मंत्रियों ने यह जानकारी दी। असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा और अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चोना मीन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 3 सीमावर्ती जिलों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा हुई। चोना मीन ने कहा कि समिति के सदस्यों ने बैठक में शामिल होने से पहले अरुणाचल प्रदेश में नमसाई और लोहित जिलों तथा असम में तिनसुकिया जिले के विवादित क्षेत्रों का दौरा किया था और विभिन्न पक्षकारों से बात की थी। उन्होंने कहा, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अब इन इलाकों में कोई मुद्दा नहीं है। वहीं अतुल बोरा ने कहा
कि समिति दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को रिपोर्ट सौंपेगी, जो इस रिपोर्ट को केंद्र के पास भेजेंगे। हम आपको बता दें कि क्षेत्रीय स्तर की वार्ता का पहला दौर नमसाई में और दूसरा दौर डिब्रूगढ़ में आयोजित किया गया था। दोनों राज्य 804.1 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, जिसे 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, उसने आरोप लगाया है कि मैदानी इलाकों में कई वन क्षेत्र जो पारंपरिक रूप से उसके पहाड़ी आदिवासी प्रमुखों और समुदायों से संबंधित थे, एक तरफा रूप से असम में स्थानांतरित कर दिए गए थे। 1987 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिलने के बाद एक त्रिपक्षीय समिति गठित की गई थी, जिसने सिफारिश की थी कि कुछ क्षेत्रों को असम से अरुणाचल में स्थानांतरित किया जाए। असम ने सिफारिश का विरोध किया और मामला अब उच्चतम न्यायालय में है। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने असम के सोनितपुर जिले में एक पुल के नीचे से बुधवार को 6 देसी बम बरामद किए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सेना और पुलिस के संयुक्त गश्ती दल ने ढेकियाजुली इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर चिराजुली पुल के नीचे विस्फोटक देखे। उन्होंने बताया कि बम बाद में निष्क्रिय कर दिए गए। अधिकारी ने बताया कि ऐसा संदेह है कि उग्रवादी संगठनों ने आगामी क्रिसमस और नए साल के समारोहों के दौरान शांति भंग करने के लिए ये बम रखे थे। हालांकि अभी तक किसी भी उग्रवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने विपक्षी दलों की अपीलों को दरकिनार करते हुए कहा है कि बीजेपी शासित राज्य असम में सरकारी और वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान जारी रहेगा। यह बयान राज्य के नौगांव जिले के बटद्रवा में इस सप्ताह की शुरुआत में एक अभियान की पृष्ठभूमि में आया है, जिसमें असम के मध्यकालीन वैष्णव संत शंकर देव के जन्म स्थान के आसपास के क्षेत्र स्थित सरकारी भूमि से 5000 से अधिक अतिक्रमण करने वालों को हटाया गया। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकारी जमीन से हटाए गए कई लोग जो वास्तव में भूमिहीन थे, उन्हें सत्यापन के बाद सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों पर जमीन के पट्टे दिए गए हैं। उन्होंने कहा सभी लोगों को, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, उन्हें वैष्णव मठ की जमीन खाली करनी होगी। हम सभी से अतिक्रमण वाली जमीन खाली करने का आग्रह करते हैं, नहीं तो हमें उसे खाली करवाना पड़ेगा। इसके अलावा असम मानवाधिकार आयोग ने नगांव के उपायुक्त से वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव के जन्म स्थान बाटा डरावा के समीप एक खास क्षेत्र में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। धींग राजस्व क्षेत्र में शांतिजन बाजार में 300 परिवारों को वहां से हटाए जाने के संबंध में मीडिया में आई खबर का संज्ञान लेते हुए आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति टी वैफी और सदस्य देव कुमार सैकिया ने उपायुक्त नरेंद्र कुमार शाह को 18 जनवरी तक इस विषय पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इसके अलावा असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने कहा है कि बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र यानी बीटीआर समझौते ने क्षेत्र में पूर्ण शांति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है। उल्लेखनीय है कि बीटीआर समझौते पर 3 साल पहले हस्ताक्षर किए गए थे। जगदीश मुखी ने वर्तमान बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के 2 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक समारोह में कहा कि बीटीआर समझौते पर हस्ताक्षर एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने क्षेत्र में मूर्त शांति और विकास को वास्तविकता बना दिया। जगदीश मुखी ने समझौते को हकीकत बनाने में दिए गए अमूल्य योगदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का आभार जताया। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के मंदिरों और नामघरों के पुजारियों को औपचारिक रूप से 10-10 हजार रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी है। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 6124 नामघोरिया यानी कि वैष्णव पुजारी और 2148 पुरोहितों यानी कि मंदिरों के पुजारी को अनुदान दिया गया है। इसमें कहा गया है कि यह मदद कोविड प्रभावित आबादी को वित्तीय सहायता देने के राज्य सरकार के वादे के तहत दी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी परिकल्पना को हकीकत में तब्दील करने की कोशिश करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने एक विशेष योजना ओरुनोदोई 2.0 शुरू की है, जिसके तहत 10.54 लाख लाभार्थियों को हर महीने 1250 रुपए दिए जाएंगे। इस तरह 1 दिसंबर 2020 को शुरू की गई गरीबी उन्मूलन योजना के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर अब लगभग 27 लाख हो जाएगी। एक अधिकारी ने बताया कि ओरुनोदोई के तहत राशि प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खाते में आमतौर पर हर महीने की 10 तारीख तक अंतरित कर दी जाती है। यह वर्तमान में जारी असम सरकार की 18 प्रमुख योजनाओं में से एक है। इसके अलावा असम के हाइलाकांडी जिले में एक चाय बागान के लगभग 500 मजदूरों ने परिचालन अचानक रोके जाने की घोषणा के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हाइलाकांडी शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गगला चेरा चाय बागान के कर्मचारी गुरुवार से ही बागान अधिकारियों के फैसले का विरोध कर रहे हैं। दरअसल अधिकारियों ने एक दिन पहले बागान का परिचालन बंद करने की घोषणा कर दी थी। विवाद को खत्म करने के लिए स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ एक चाय संघ ने भी पहल की है। मणिपुर से आई खबरों की बात करें तो कांग्रेस ने मणिपुर में 1700 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना घोटाले का आरोप लगाते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग की है।
उसने इस भ्रष्टाचार में शामिल मंत्रियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए पत्र में कांग्रेस की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष के मेघचंद्र ने कहा है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस की टीम मणिपुर में PMGSY सड़क घोटाले को अब भी उजागर कर रही है। पत्र में कहा गया है कि पिछले कुछ महीनों से टीम मीडिया के साथ पहाड़ के अंदरूनी क्षेत्रों में जैसे चूरचंदपुर, नौनी और कामजोंड जिलों में जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई सड़कों का निरीक्षण करने के बाद यह पाया गया है कि धन आवंटन के बावजूद कोई काम नहीं हुआ है और दस्तावेज में कार्य पूर्ण होने की बात दर्ज की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के नौनी जिले में एक स्कूल बस दुर्घटना में छात्रों की मौत पर दुख जताया है और प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हम आपको बता दें कि इस हादसे में 7 छात्रों की मृत्यु हो गई जबकि 25 अन्य घायल हो गए। यह हादसा मणिपुर की राजधानी इम्फाल से करीब 55 किलोमीटर दूर पहाड़ी जिले के लोंगसाई इलाके के पास ओल्ड कछार रोड पर हुआ था। दुर्घटना स्थल से निकाले जाने के बाद घायल विद्यार्थियों का इम्फाल के कुछ अस्पतालों में इलाज हो रहा है। इसके अलावा कांग्रेस ने अगले साल होने वाले मेघालय विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य के लिए प्रदेश चुनाव समिति और चुनाव अभियान समिति का गठन किया है। पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन समितियों के गठन को स्वीकृति प्रदान की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता विंसेंट पाला प्रदेश चुनाव समिति की अध्यक्षता करेंगे। समिति में 10 सदस्य होंगे और तथा राज्य से जुड़े अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के फ्रंटल संगठनों के प्रमुख इसमें पदेन सदस्य होंगे। मेघालय से आई खबरों की बात करें तो राज्य के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने कहा है कि असम सीमा के पास मोकरहो गांव में हुई हिंसा टाली जा सकती थी, बशर्ते कि दोनों राज्य सरकारों की सभी एजेंसियों ने उपयुक्त समन्वय और संवाद किया होता। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह और असम के उनके समकक्ष इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक दूसरे के संपर्क में हैं। उल्लेखनीय है कि अवैध लकड़ी से लदे एक ट्रक को असम के वन रक्षकों द्वारा रोके जाने के बाद 22 नवंबर को तड़के असम मेघालय सीमा पर हिंसा भड़क गई थी। झड़पों के बीच एक वन रक्षक सहित 6 लोगों को गोली मार दी गई थी। इसके अलावा मेघालय में कांग्रेस से निलंबित किए गए विधायक अम्परीन लिंगदोह और मोहिंद्रो रैपसोंग ने इस्तीफा दे दिया है और मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा की मौजूदगी में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी में शामिल हो गए। इवरिन घेप में आयोजित एक कार्यक्रम में संगमा ने दोनों नेताओं का पार्टी में स्वागत किया। कांग्रेस छोड़ने के अलावा दोनों विधायकों ने विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया था। हम आपको बता दें कि मेघालय की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए अगले साल की शुरुआत में चुनाव होना है। इसके अलावा त्रिपुरा से आई खबरों की बात करें तो गत रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के त्रिपुरा दौरे के बाद से राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसके अलावा इस सप्ताह राज्यसभा में बीजेपी के सदस्य और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने त्रिपुरा के सोनामुरा से बांग्लादेश के दाऊद कांडी तक जलमार्ग परियोजना का काम तेजी से पूरा करने का अनुरोध किया। विशेष उल्लेख के माध्यम से यह मुद्दा उठाते हुए बिप्लब देब ने कहा कि इस परियोजना का ट्रायल रन भी किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद कुछ कमियां रह गई हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के हिस्से वाले जलमार्ग में गाद की सफाई की जानी है, लेकिन अभी तक यह काम पूरा नहीं हो सका है। बिप्लब देब ने बताया कि भारत की ओर से बांग्लादेश को प्रस्ताव दिया गया था कि उसके हिस्से का काम भी कर लिया जाएगा, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह इस सिलसिले में बांग्लादेश सरकार से बात करे और परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करे। नागालैंड से आई खबरों की बात करें तो पूर्वी नागालैंड को अलग राज्य बनाए जाने की मांग का अध्ययन कर रही केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक टीम ने राज्य के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और वरिष्ठ नौकरशाहों से मुलाकात कर मामले पर सरकार की राय जानी। अधिकारियों के मुताबिक गृह मंत्रालय में पूर्वोत्तर के सलाहकार AK मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय तथ्यान्वेषी टीम ने पूर्वी नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अलग राज्य की मांग पर चर्चा की और क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा उपलब्ध कराए गए धन की प्रकृति और राशि के बारे में जानकारी मांगी। इसके बाद नेफ्यू रियो ने कहा, यह सब गृह मंत्रालय पर निर्भर करता है और हमें उम्मीद है कि कुछ फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा है कि नगा शांति वार्ता में क्रिसमस से पहले कोई सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है। नेफ्यू रियो ने कोहिमा के बाहरी इलाके चिफो बोजोऊ में एक कार्यक्रम से इतर कहा कि नगा वार्ताकार नई दिल्ली से लौट आए हैं और क्रिसमस से पहले कोई सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वार्ता इस त्योहारी मौसम के बाद ही फिर से शुरू होगी। नागालैंड में अगले साल की शुरुआत में होने वाला विधानसभा चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नगा समूहों से पहले ही कह चुकी है कि यदि कोई समाधान नहीं निकलता है तो राज्य सरकार को दोष नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह केवल इसमें सहायक की भूमिका निभा रही है। इसके अलावा नागालैंड में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA अदालत ने NSCN-IM के शीर्ष नेता टी मुइवा के एक करीबी और अन्य को नोटिस जारी कर अदालत में पेश होने के लिए कहा है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद ये नोटिस जारी किए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा कि नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइवा धड़े द्वारा चलाए जा रहे एक जबरन वसूली रैकेट से जुड़े एक मामले में अभियोजन की शिकायत में स्वयंभू कर्नल और NSCN IM के कोषाध्यक्ष रायलुंग एनसारंगबे उर्फ पेला नसा जेमे और उनकी पत्नी रूथ चावंग को आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है। मिजोरम से आई खबरों की बात करें तो राज्य में इस सप्ताह 4 नए कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किए जाने के साथ ही जोरमथांगा मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने राजभवन में 4 नए कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 4 नए कैबिनेट मंत्रियों में लालरीनामा के लालरिन लियाना, लाल छंदामा रालते और लाल रऊत कीमा शामिल हैं। इसके साथ जोरमथांगा मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 6 से बढ़कर 10 हो गई है। मंत्रिमंडल में 2 राज्य मंत्री भी शामिल हैं। इसके अलावा मिजोरम ने 2000 से अधिक ब्रू मतदाताओं के नाम पड़ोसी राज्य त्रिपुरा की मतदाता सूची में नामांकन के बाद अपनी मतदाता सूची से हटा दिए हैं। यह जानकारी एक निर्वाचन अधिकारी ने दी है। मिजोरम के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डेविड लियान सांगलुरा पचू आऊ ने कहा कि राज्य निर्वाचन विभाग को अब तक त्रिपुरा समकक्ष से 3000 से अधिक नामों को हटाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि इसमें से 2091 ब्रू मतदाताओं के नाम अब तक मिजोरम की मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं और शेष मतदाताओं के नामों को हटाने का काम चल रहा है। उधर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहां से सबसे बड़ी खबर तवांग में हाल में भारत और चीन सेना के बीच झड़प ही रही। संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जबकि विदेश मंत्री ने संसद को जानकारी दी कि सब कुछ नियंत्रण में है। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में सीमाई इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास का काम भी तेजी से जारी है। साथ ही मोबाइल टावरों की संख्या बढ़ाकर कनेक्टिविटी को भी सुधारा जा रहा है। स्थानीय लोग मोबाइल संपर्क के बेहतर होने से काफी खुश हैं। अभी कहा जाए तो पहले से तो बहुत बेहतर है। अभी जो पहले जब हम लोग का मतलब छोटा मतलब 2-3 साल पहले का बात किया जाएगा तो यहाँ में क्या ये एक दूसरा एक फ़ोन चल रहा था, WLL बोल के एक फ़ोन चल रहा था। अभी तो बहुत सुधार आया है। तो अभी हम लोग 2-3 साल से हम लोग अभी फेसबुक चला सक रहे हैं, व्हाट्सअप चला सक रहे हैं। अभी बहुत मतलब तो में मतलब बहुत अच्छी तरह से मतलब गवर्नमेंट हमारा सरकार नरेंद्र मोदी जी सब कुछ अच्छा ही कर रहा है। थोड़ा तो सुधार हुआ है लेकिन उतना अभी डिस्टर्बेंस है। लेकिन अभी भी हर ये मोबाइल कंपनी का हमारे यहाँ तो 3 मोबाइल कंपनी है, जैसे मैं आपका एयरटेल, वोडाफोन और आपका BSNL। तो एयरटेल थोड़ा चल रहा है लेकिन बाकी BSNL और वोडाफोन तो इतना नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।